अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन को आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा या तो ये वाला टॉपिक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा कि व्हाट इज एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हिच फैक्टर्स इफेक्ट द एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, या यहाँ से किसी एक के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी दिए जा सकते हैं। तो उसको बेटा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप कहते हैं जब भी कोई सल्यूट हमारे पास होगा, उम्मी सल्यूट का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में शुगर आ जाती है, चीनी आ जाती है। जब इस चीनी को आप पानी के अंदर डालते हैं तो इस वक्त जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसमें जो एनर्जी के अंदर चेंजिंग आएगी तो दैट इज नोन एज ए एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। आप सब जानते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीनी पानी में हल करना चाहते हैं तो आप उसको गर्म करेंगे तो ज्यादा चीनी हल हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई एनर्जी चेंज आएगी, कोई इसे एनर्जी चाहिए, तब ये सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। तो दैट इज नोन एज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब व्हाट इज बेटा एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन? तो आप सिंपली से डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन बनाते वक्त एनर्जी के अंदर जो भी तब्दीली आती है इसे हमने एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। द एनर्जी चेंजिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन में जो पहला प्रोसेस होता है इसे हम डिसोल्यूशंस कहते हैं, किसी चीज को हल करना। डिसोल्यूशंस प्रोसेस क्या होगा? तो आप कहेंगे द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ए सॉल्यूट। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपने बेटा एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे इनटू ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशंस। तो इसे आपने डिसोल्यूशंस कहते हैं अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर आपने हल कर लिया है। ये जो रेजोल्यूशन होता है इट इज एन एनर्जी इन्वॉल्विंग प्रोसेस। यहाँ पे बेटा एनर्जी इन्वॉल्व होगी और टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप होंगे जिसके जरिए ये प्रोसेस जो होगा वो जाके कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करना। बेटा कैसे? जैसे ये पानी था, अब पानी के मॉलिक्यूल ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब इसके अंदर आप शुगर डालेंगे तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये थोड़े दूर हो जाएंगे, यानी आपस में टूट जाएंगे और यहाँ पे इसके पास एक शुगर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, वो ताकतें जिन्होंने मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा हुआ था, मस्ट बी ओवरकम टू मेक रूम। टू मेक रूम का मतलब है कि आने वालों के लिए एक कमरा बनाया जाए, एक जगह बनाई जाए। आर टू क्रिएट स्पेसेस फॉर सल्यूट पार्टिकल, या जो सल्यूट पार्टिकल आ रहा है उसके लिए आपको थोड़ी सी जगह पैदा करनी होगी और वो जो सॉल्वेंट है उसको थोड़ा फैलना होगा ताकि उनके दरमियान में खाली जगह आ जाए। तो इसे हम एक्सपेंशन ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। अब बेटा ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, जब आपने इधर से इसे खींचेंगे, इसको इधर से खींचेंगे तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी दिस स्टेप रिक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब ये हीट लेगा, फिर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़े एक दूसरे से दूर जाएंगे और आने वाले सल्यूट को मॉलिक्यूल को जगह देंगे। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। दूसरा क्या है कि जो जो सल्यूट मतलब ये जो शुगर के मॉलिक्यूल बेटा आपने इसके अंदर डालने हैं तो इनके अंदर भी तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनके मॉलिक्यूल भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स को भी इस फोर्सेस को थोड़ा तोड़ना होगा, इनको सेपरेट करना होगा, फिर आप जाके उस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। तो इसे भी हम कहते हैं एक्सपेंडिंग द सल्यूट, के सल्यूट को मॉलिक्यूल को थोड़ा फैला दो। क्या होगा? ब्रेकिंग अप द सल्यूट पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट, के जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं इनको आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट में ब्रेकअप करना होगा। मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बेटा जुदा करना होगा, तोड़ना होगा। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड होते हैं ना, ये दो तरह से होते हैं, या कोवलेंट कंपाउंड होंगे। कोवलेंट कंपाउंड क्या होती है? जैसे बेटा आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोई प्रोटीन्स हैं जिसको आप किसी चीज के अंदर हल करना चाहते हैं। ये पोलिस्टाइरीन है, ये गत्ते जो होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ चीजों को पैक किया जाता है, इसे हम पोलिस्टाइरीन कहते हैं। ये जो पोलिस्टाइरीन है ये पानी में हल नहीं होगी, ये पेट्रोल में आप डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा ये किधर गई है। वो सफेद रंग का जो गत्ता होता है, जब आप नया टीवी लेके आते हैं तो उसके अंदर टीवी
जो कि बाहर जो सफेद रंग का गत्ते की पैकिंग की गई होती है वो पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन को अगर बेटा पानी में डालोगे तो हल नहीं होगी, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म ईथर में डालोगे तो हल हो जाएगी। अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है तो फिर बेटा इसके मॉलिक्यूल्स को जो तोड़ेंगे पॉलीस्टाइरीन को, दैट इज नोन एज ए बॉन्ड एनर्जी। अगर ये आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसको जब एक दूसरे से आयंस में जुदा करेंगे, सोडियम को सोडियम आयंस में, और बच्चों ये जो क्लोरीन है इसे क्लोराइड आयन में आप जुदा करेंगे, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। इनको जुदा करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसको आपने लैटिस एनर्जी कहते हैं। बेटा आम लफ्जों में दोनों सेम है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब यह है मॉलिक्यूल को अलग करना, लैटिस एनर्जी का मतलब होता है आयंस को अलग करना। बॉन्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर कोवलेंट कंपाउंड एंड लैटिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयंस को आप जुदा करेंगे या बेटा आप मॉलिक्यूल्स को जुदा करेंगे, तो दोनों केसेस के अंदर इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बेटा आपके पास क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आपने अब तक क्या किया है कि सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जुदा किया है, ये सल्यूट के आयंस को एक दूसरे से जुदा किया है, और पानी के दरमियान में या सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है उनके दरमियान में रूम बना लिया, जगह बना लिया है ताकि सल्यूट साहब यहाँ पे आ सकें। अब तीसरा हमारे पास क्या स्टेप होगा, इसे हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या अब सल्यूट और सॉल्वेंट ने बच्चों आपस में इंटरेक्शन करनी है, क्या करेंगे, along these solute and solvent interact and form solution। अब सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में इंटरेक्ट करने देंगे, वो आपस में मिलें और मिल के एक सोल्यूशन बनाएं। और इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि ये एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, पहले दोनों केसेस के अंदर आप बांड तोड़ रहे हैं, यहाँ पे एक नई फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। इन दिस प्रोसेस सेपरेटेड सल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये जो आपने सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को या सल्यूट के आयंस को एक दूसरे से जुदा किया था, अब इसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। तो दिस स्टेप रिलीज एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारी बेटा एनर्जी रिलीज होती है। और अगर वो पानी, वो सॉल्वेंट पानी होगा तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर वो सॉल्वेंट कोई और चीज होगा तो इसे आपने सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो पानी के लिए आप इसे हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दे रहे हैं। मोस्टली बेटा हम, हमारी बुक वाले ने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल लिखी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब दिस शो दैट, अब आपने ओवरऑल अंदाजा लगाना है कि ये जो रेजोल्यूशन आपने की है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है या यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है बेटा, अब्सॉर्ब हुई है। ये जो जिस चीज को आपने हल किया है तो ये आपको आप बताएगा यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी क्या हुई है बेटा, अब्सॉर्ब हुई है। तो ये कब होगा, तो ये बेटा इन तीनों के बाद आपको पता चलेगा कि आया कि ये एनर्जी रिलीज हुई है या अब्सॉर्ब हुई है। मतलब ये जो आपके पास एक्सपेंशन ऑफ सॉल्वेंट था ये भी एंडोथर्मिक है, एक्सपेंडिंग ऑफ सल्यूट ये भी एंडोथर्मिक है, जबकि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक है। अगर बेटा जो पहले दो प्रोसेस हैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो हीट आपको रिक्वायर्ड है एंडोथर्मिक का 20 है, और ये जो सल्यूट और सॉल्वेंट में हीट खारिज हो रही है वो बेटा 25 है, तो ओवरऑल जो आपके पास इंथैल्पी चेंज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पे हीट रिलीज होगी। इस प्रोसेस में अब ओवरऑल आपने देखना है कैसे, अगर फॉर एग्जांपल इन दो प्रोसेस में जो हीट बेटा अब्सॉर्ब हुई है एंडोथर्मिक है वो 20 है, जो हीट रिलीज हुई है वो आपके पास 25 है, यानी तीसरे स्टेप की एनर्जी ज्यादा है, तो ओवरऑल जो इसकी इंथैल्पी चेंज होगी वो नेगेटिव होगी, यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, दिस आल्सो शो दैट हाउ स्ट्रांग और वीक इंटर एक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान में इंटरएक्शन कितनी थी, एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज या बच्चों अब्सॉर्ब होती है। अगर हमारे पास ये वाली यानी एंडोथर्मिक वाली जो हीट है, इन दो प्रोसेस की जो हीट है वो ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है और जो रिलीज होने वाली हीट है वो कम है, तो ओवरऑल आपके पास जो रिएक्शन होगा वो बच्चों एंडोथर्मिक होगा, यानी हीट को अब्सॉर्ब करेगा। अब हमारे पास इसको स्टैंडर्डाइज तरीके से मेजर करने के लिए, ये तो हमने कह दिया कि चीनी को लिया पानी में डाला, अब आपने देखेंगे चीनी ज्यादा कैसे हल होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से, एंडो होगी या एक्सो। अब हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज तरीका आता है जो हमें बताएगा कि ये कितनी होगी। स्टैंडर्डाइज तरीके के अंदर सारी डेफिनेशन वही है, सब कुछ वही है, यहाँ पे आपने सिर्फ उस चीज का एक मोल लेना है, वो जो सब्सटेंस जिसको आपने हल करना चाहते हैं उसका एक मोल लेंगे और स्टैंडर्ड कंडीशंस लेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद यह है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। जब हीट में जो तब्दीली आएंगी तो आप इसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे।
अब बच्चों आपने क्या करना है कि एक मोल किसी सब्सटेंस का ले लेंगे। फॉर एग्जांपल एक मोल आपने सोडियम कार्बोनेट का ले लिया, एक मोल ये सोडियम कार्बोनेट है। इसको बच्चों आपने पानी के अंदर डालते हैं, यानी एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर जब आप इसे डालते हैं तो ये जो सोडियम होगा इट कैन बी ब्रेक अप इनटू सोडियम आयन, और ये जो कार्बोनेट होगा ये कार्बोनेट आयन में ब्रेकअप हो जाएगा, दोनों एक्वस होंगे, दोनों हमारे पास क्या होंगे बच्चों, एक्वस। तो यहाँ पे जो हीट अब्सॉर्ब होती है यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो आपके पास होगी डेल्टा एच नॉट SOL, सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो बेटा 25 यानी 25 किलो जूल पर मोल होगी। माइनस ये जो हमारे पास आ रही है बेटा, ये यहाँ पे हीट जो होती है सॉरी ये रिलीज होती है -25 किलो जूल पर मोल, इसका आपके पास जवाब आएगा। अब आपने देखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, तो आपने बताना है कि अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व, या अब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व हो रही होगी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए इनफिनिटली dilute solution under standard condition is called standard enthalpy of solution। तो बेटा ये आपने अगर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का पानी के अंदर डालते हैं तो उस वक्त आपके पास जो पानी होगा उसके अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाएगी। अगर उस हीट को कैलोरी मीटर से आप पढ़ेंगे तो -25 किलो जूल पर मोल होगी, तो इसे हम कहेंगे कि ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरीके से बेटा अगर पानी के अंदर 1 मोल हमने अमोनियम क्लोराइड का ले लिया, ये अमोनियम क्लोराइड है यानी नुशादर को लेते हैं और इसको आपने पानी के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये पानी के अंदर जाके बेटा पानी ठंडा हो जाएगा, यक ठंडा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा इसकी जो वैल्यू आएगी -16.2 किलो जूल पर मोल होगी, 2 किलो जूल पर मोल होगी। अब बेटा यहाँ पे ये हमें बताना चाहता है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल होने के लिए हीट चाहिए। अब जो आपने 1 मोल डाला है तो उस 1 मोल ने आसपास की सारी हीट अब्सॉर्ब कर ली है और वो 16.2 किलो जूल पर मोल है। अब हमारे पास ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, अब आया कि ये जो डेल्टा एच सोल्यूशन होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ से हीट इवॉल्व होगी, हीट जो यहाँ से होती है बेटा वो अगर इवॉल्व हो रही होती है तो दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ से हीट निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में आप क्या लिखेंगे? डेल्टा एच नॉट लिखेंगे, नीचे सोल्यूशन बनाएंगे, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी। अगर यहाँ पे बेटा हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी तो डेल्टा एच नॉट ये SOL होगा, सोल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हीट जो होती है वो अब्सॉर्ब हो रही है, ये हीट जो होगी वो बच्चों अब्सॉर्ब होगी, तो ये जो प्रोसेस होगा इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब यहाँ से हीट इसने जज़ब करनी है, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वहां पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब बेटा हमारे पास ये जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, अब हम मुख्तलिफ लिक्विड सॉल्यूट लेते हैं और उनकी हम देखते हैं कि कितनी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, तो वो बच्चों आपके पास ना MCQs आएंगे। तो ये भी आपके पास MCQs आएगा कि वाई सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं तो इसमें से हीट रिलीज क्यों होती है? तो आप बताओगे कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो फिर सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पानी और सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि अमोनियम क्लोराइड के अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये कम होती है, जबकि अमोनियम और क्लोराइड को क्लोरीन को आयन बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो रिलीज एनर्जी होगी वो कम होगी। इसलिए ये ओवरऑल रिएक्शन जो होता है ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला एक्सोथर्मिक होगा, यानी यहाँ पे आपके पास सॉरी ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये बेटा आपके पास क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब होगी। सॉरी बच्चों, जब अमोनियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे ठंडा सोल्यूशन हो जाता है, ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब हो रही होती है। अब हम मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को देखते हैं, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ बेटा सॉल्यूट है, और फिर इनकी आपने ये सॉल्यूट आ जाते हैं, और फिर बेटा आपने इनकी इंथैल्पी चेंज को देख लेते हैं कि इनकी इंथैल्पी चेंज कितनी है।
यानी स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज इनकी आपके पास कितनी आ जाती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने सोडियम क्लोराइड को, नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो इस वक्त आपको 4.98 किलो जूल पर मोल हीट यहाँ से आपको रिक्वायर्ड है, ये एंडोथर्मिक है। अगर पोटाशियम क्लोराइड को डालेंगे तो 17.8 किलो जूल पर मोल हीट रिक्वायर्ड है। अगर बेटा आपने केबीआर पोटाशियम ब्रोमाइड को डाला तो 19.9 है। अगर बेटा हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड आएगा तो 21.4 है। अगर ये अमोनियम क्लोराइड जो अभी हमने लिखा इसकी 16.2 है। अगर अमोनियम नाइट्रेट होगा तो इसकी बेटा 26 किलो जूल पर मोल है। अगर ये सोडियम कार्बोनेट होगा तो इसकी -25 किलो जूल पर मोल हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है कि कब हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है और कब हीट जो होती है वो बेटा अब्सॉर्ब होती है। अब बेटा हमने वो फैक्टर्स को ढूंढना है जो कि इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर फैक्टर करेंगे, जो इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर असरअंदाज करेंगे। अब वो फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं ये आयनिक कंपाउंड और पानी के अंदर बना रहे हैं, तो इसमें पहली पहली जो चीज होती है उससे बच्चे आपने लेटिस एनर्जी कहते हैं। यानी दो फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एक लेटिस एनर्जी होगी, एक हाइड्रेशन एनर्जी होगी। लेटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, ये एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन गैसियस आयन एंड क्लोराइड आयन गैसियस आयन। मतलब व्हाट इज लेटिस एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द सोडियम एंड क्लोराइड इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन ए गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। यानी इन दोनों को जुदा करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है इसी चीज को आपने लेटिस एनर्जी कहते हैं। इनके लेटिस को तोड़ने के लिए, इनको एक दूसरे से जुदा करने के लिए इसे आपने लेटिस एनर्जी कहते हैं। ये जो लेटिस एनर्जी होगी ये बच्चों हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। मतलब यहाँ पे हमेशा हमेशा आपको हीट जो होती है वो देनी पड़ेगी, फिर आप इन आयंस को एक दूसरे से जुदा करेंगे। अब इसके साथ जो दूसरी चीज आ जाती है उसको बेटा आपने हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन कहते हैं पानी को, एनर्जी कहते हैं जो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज नोन एज ए हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप क्या करेंगे कि ये जो अपोजिट गैसियस आयन है जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुश हो जाएंगे कि सोडियम और क्लोराइड आयन आ गए हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाइड्रेशन का लफ्ज सिर्फ पानी के लिए यूज करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडेड, इसे क्या करेंगे, घेर लेते हैं एंड इंटरैक्ट, और इनके साथ बेटा इंटरैक्ट करते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, इनको घेर लेते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। सराउंडेड एंड इंटरैक्ट विद सॉल्यूट आयंस, ये जो सॉल्यूट के आयंस होते हैं इनके साथ बेटा इंटरैक्ट करेंगे। जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड के आयन पानी से मिलेंगे तो खुश होंगे कि एक नई इंटरैक्शन पैदा हो रही है। ड्यू टू दिस रीजन दैट प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक, ये जो प्रोसेस होगा ये बेटा आपके पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो यहाँ पे एनर्जी होगी, एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो बेटा रिलीज होगी, एनर्जी बाहर आएगी। अब ये लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को नेक्स्ट लेक्चर में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने मुख्तसर सा याद रखना है कि लेटिस एनर्जी वो होती है जिसमें मुख्तलिफ आयंस को सेपरेट किया जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है जिसमें आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, उसे आपने हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास ओवरऑल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो पॉजिटिव में होगी या बेटा नेगेटिव में होगी। पहले हम कहते हैं कि डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है, फॉर एग्जांपल ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक किस केस में होगी, एक्सोथर्मिक होगी माइनस नेगेटिव में। एक्सोथर्मिक उस वक्त होगी जब हाइड्रेशन एनर्जी, तो अब बेटा हमने बताना है एक्सोथर्मिक कब होगी, इफ हाइड्रेशन एनर्जी, अगर बेटा हमारे पास ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होगी किससे बच्चों, लेटिस एनर्जी से। यानी लेटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी से अगर ये ज्यादा होगी तो एनर्जी इज रिलीज, यहां से एनर्जी जो होती है वो रिलीज होगी और दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा।
अब हम कहते हैं डेल्टा एच एस यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो एंडोथर्मिक कब होगी? एंडोथर्मिक, जब ये एंडोथर्मिक होगी मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में कब होगी? तो साफ जाहिर है पॉजिटिव में उस वक्त होगी जब लेटेस्ट एनर्जी, अगर बेटा इफ, अगर हमारे पास ये जो लेटेस्ट एनर्जी होती है, लेटेस्ट एनर्जी, अगर लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी से लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा है, तब सोल्यूशन जब बनेगा तो उसको हीट चाहिए होगी और ये आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ पे डेल्टा एच नॉट एस यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आ रही होगी। तो बहुत आसान है, अगर लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी की कम होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन जो सोल्यूशन बनेगा वो एंडोथर्मिक होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी की कम होगी, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन आपके पास होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। अब बच्चों हमारे पास ना ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के फायदे क्या होते हैं, अब इसके आपने यूजेज या इसके आपने एप्लीकेशंस देखते हैं कि आखिर हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि बेटा हमें पता चल जाता है किसी भी सॉल्यूट को यानी डिटरमाइन दी सॉल्युबिलिटी, पहला बड़ा फैक्टर ये होता है कि हमें उसकी सॉल्युबिलिटी पता चल जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। कोई भी जो सॉल्यूट है वो कितना ज्यादा हल होगा, उसको हल होने के लिए कितनी एनर्जी जो होती है वो रिलीज करनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, ये हमें बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ये हमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से पता चलता है कि जब इस सॉल्यूट को आपकी सॉल्वेंट में डालेंगे तो कितनी हीट इसने अब्सॉर्ब करनी है या कितनी हीट इसने रिलीज करनी है, तो उस तरीके से हम उसे मैनेज कर लेते हैं। दूसरा बेटा इसका बड़ा यूज ये होता है कि इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हमने कोल्ड और हॉट पैकर्स तैयार करते हैं, कोल्ड और हॉट पैकर्स, कोल्ड और हार्ड पैकर्स। कोल्ड और हार्ड पैकर्स क्या होते हैं? तो मेडिकल साइंसेज में अगर बेटा किसी को बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके माथे के ऊपर, जिस्म के ऊपर ऐसी चीज रखो जो इसे ठंडक दे, तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास पैकेट होते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड बेटा एक साल्ट है हमारे पास, इस साल्ट के ऊपर थोड़ा सा हम पानी गिराएंगे, जब पानी गिराएंगे तो ये सोल्यूशन बनेगा और इसके नतीजे में यहाँ से बहुत सारी ये जो है वो कूलिंग पैदा होगी, बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक, ये बहुत सारी कूलिंग पैदा होगी। इस कूलिंग को उस पेशेंट को या उस जगह को जिसको आपने ठंड पहुंचानी है वहां पे इस पट्टी को, पैकेट को रखेंगे तो उसको बेटा थोड़ी ठंडक महसूस होगी। अगर बेटा किसी जगह पे टकोर, जिसे पंजाबी में कहते हैं टकोर करना, अगर किसी जगह पे आपने टकोर करनी है, आपने उस जगह को गर्म करना है, तो आपने सोडियम कार्बोनेट के पैकेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट के पैकेट के ऊपर थोड़ा सा पानी आप गिराएंगे, ये सोल्यूशन बनेगा तो यहाँ से हीट निकलेगी और इसको आप उस जगह पे टकोर करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। फिर बेटा इसका तीसरा जो हमारे पास यूजेज आ जाता है कि हमें किसी चीज के अंदर जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल जाता है। देखो सोल्यूशन बनाते वक्त हमें पता चल जाएगा क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट और क्या बेटा हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी, यानी जब किसी भी चीज के सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को आप जुदा कर रहे थे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, या जब आप उसे पानी के साथ मिक्स कर रहे थे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरीके से हमें उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह हम तफसील के साथ लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।